हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री की अगली टॉपिक कवर कर रहे हैं। क्या करूं यार, मैं सोच रहा हूं कि मैं जल्दी से चोल चेर ये वाला वंश बनाऊं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं उन लोगों का। उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे वंश हैं ना, मुझे लगा कि जो जितने भी कोचिंग वाले हैं, इंस्टीट्यूशन है, या हम बात कर लें यूट्यूब की, ये लोग इन छोटे छोटे वंशों पे चर्चा नहीं करते हैं। जबकि हमें इतिहास जानने के लिए इन वंशों को जानना भी जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वंश से क्वेश्चन तो आते जाते हैं, तो हमें जानना चाहिए। इस वजह से अब एक एक वंश आते जा रहे हैं, तो पढ़ते चलिए, जल्दी ही कवर हो जाएगा। और मैं टाइम भी नहीं बता सकता कि कब कवर करूँगा, क्योंकि मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक वीडियो में हिस्ट्री का दूँ, तो जल्दी ही कवर हो जाएगा एंशिएंट आपका। और फिर मैं बताऊं कि मेडुअल में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मेडुअल बहुत छोटा है और फिर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी टाइम है वो यहाँ पे है। और अभी हाल ही में नेट का एग्ज़ाम था। अब सभी में से बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर आपकी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बात नेट की नहीं है, बात IAS PCS किसी भी वनडे एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट PSC की बात कर लूँ, सभी में क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये सोचने वाली बात नहीं कि सर नेट में आ रहा है कि किस में आ रहा है, आएगा। और एक दिन आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप लोग मन से खाली पढ़ाई करते चलिए। आइए बात करते हैं। देखिए, गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। दोस्तों, कई बार गुजरात का नाम ना अन्हिलवाड़ मिलता है, तो बिल्कुल आप मत उसमें परेशान होंगे कि कौन सी नई जगह आ गई अन्हिलवाड़। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गुजरात, लखनऊ के नवाब, तो लखनऊ के नवाब को लखनऊ के नाम से जानना जरूरी है क्या? हाँ, बोल देते हैं। उसी तरह गुजरात का नाम है अन्हिलवाड़, तो गुजरात के चालुक्य, अन्हिलवाड़ के चालुक्य। और कभी कभी चालुक्य को सोलंकी वंश भी बोला जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। जैसे पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य एकदम अलग थे। वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वो अलग थे। और इन वाले चालुक्यों को स्पेशली सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। स्पेशली किस नाम से जाना जाता है? सोलंकी। और ये गुजरात या अन्हिलवाड़ के सोलंकी वंश हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है कुमार पाल चरित, और एक और ग्रंथ है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। इन दोनों ग्रंथों में कुल 36 राजपूतों की कहानी मिलती है। किसके लिए? सोलंकी वंश के राजपूतों की कहानी मिलती है। कितने राजपूत थे? 36 राजपूत। उनकी सूची हमें यहाँ से मिलती है और बहुत सारे इतिहास के बारे में पता चलता है। स्पेशली बात करूं तो सोलंकी वंश के संरक्षण दिया हुआ था जैन धर्म को। जैसे हर वंश का अपना एक संरक्षण होता है। जैसे हम बात कर लें कि गुप्त वंश में, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि वैष्णव धर्म का संरक्षण मिला हुआ था। उसी तरह से सोलंकी वंश में जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। चालुक्य या सोलंकी वंश अग्नि से उत्पन्न राजपूत माने जाते हैं। किससे उत्पन्न? कहा जाता है कि ये सोलंकी वंश के राजपूत की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अग्नि से हुई है, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। पहली कहानी शुरू करते हैं मूलराज प्रथम से, ठीक है। यही इस वंश का संस्थापक था। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाई। इसीलिए इन्हें बोला जाता है गुजरात के सोलंकी वंश या अन्हिलवाड़ का सोलंकी वंश, क्योंकि इनकी राजधानी भी कहाँ थी? अन्हिलवाड़। ठीक उसी तरह से जैसे वातापी का चालुक्य वंश बोला जाता है, वेंगी का चालुक्य वंश बोला जाता है, कल्याणी का चालुक्य वंश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वही सारी जगह उनकी राजधानी थी, तो इसीलिए इनका नाम कहा गया कि चाहे गुजरात का बोल दें या अन्हिलवाड़ का बोल दें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मूलराज प्रथम के बारे में। इसके बाद आता है दूसरा शासक भीम प्रथम। इसका जो शासनकाल है 1022 ईस्वी से लेकर 1064 ईस्वी तक है। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली। इसी के शासनकाल में 1025 ईस्वी में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। ये उसी गजनवी की बात कर रहा हूँ जो जाके लड़ बैठा था किससे? विद्याधर से, ठीक है। बाद में इसको जो है युद्ध, 2 बार युद्ध लड़ता है। एक बार तो निर्णायक हो जाता है, दूसरी बार जब लड़ता है तो लास्ट में उसको लगता है कि विद्याधर को हम हरा नहीं पाएंगे, तो संधि कर लेता है और बदले में 15 किला भी उनको इनाम में देता है। तो वाली कहानी आपको याद है ना। यही जो युद्ध किया था, तो मथुरा से राजा राज्यपाल भाग गया था, ठीक है। इसी ने जो है हमला किया था। और शुरू में जो है इसी ने वहाँ क्या नाम था, जयपाल को जो है हराया था। जयपाल बाद में आत्महत्या कर लेता है। उसका लड़का आनंदपाल जो 5 संयुक्त राज्यों की संयुक्त सेना का गठन करके लड़ता है, फिर भी हार जाता है।
तो वाकई जो गजनवी था ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसने हमला किया भीम प्रथम के बारे में। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि भीम प्रथम भी बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन वह इसके सामने न टिक सका। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा और उस मंदिर को विनष्ट कर दिया, उस मंदिर को विनष्ट कर दिया। यहाँ तक कि जो कहा जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग था, उस शिवलिंग को उसने तोड़ दिया और वो जो है वहाँ पे जहाँ से आया था गजनी के पास से, ठीक है, वहाँ से जो है महमूद गजनवी गजनी के पास से आता है। ध्यान दीजिएगा, गजनी के पास ही एक जामी मस्जिद है, वहाँ की सीढ़ियों में उसको लगवा दिया उस मूर्ति के पत्थर को। तो ऐसी मान्यता है। तो फिर से वापस क्या हुआ कि ये लड़ाई करके लूटपाट कर नष्ट विनष्ट करके चला गया। बाद में इस भीम प्रथम ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, पुनरुद्धार कराया। मोहम्मद गजनवी के चले जाने के बाद भीम प्रथम ने मंदिर का पुनरुद्धार कराया, जबकि भीम प्रथम जो है ये स्पेशली जैन धर्म का फॉलोअर था, लेकिन फिर भी भाई राजा होता है तो उसका कर्तव्य होता है वो सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखे। तो भीम प्रथम ने इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया। पहले ये मंदिर लकड़ी और ईंटों से बना हुआ था, ध्यान दीजिएगा, और बाद में यह मंदिर जब इसने बनवाया, पुनरुद्धार कराया, तो ये मंदिर पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया उसने पत्थर में। पहले किस में बना हुआ था? लकड़ी और ईंटों का प्रयोग करके, बाद में पत्थर से। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने कराया, क्योंकि इसका वर्णन मिलता है कुमारपाल चरितम में, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो राजाओं ने मिलकर उद्धार कराया हो? अच्छा आप ही सोचो, मैं इस मत को इसलिए सही मानता हूँ क्योंकि इसी के शासनकाल में गजनवी ने हमला किया। अब अगर मंदिर को तोड़ा गया तो एक राजा का फर्ज बनता है कि उस तोड़ी हुई प्रतिमा को या मंदिर को वो फिर से सही कराए। तो भीम प्रथम इतना बड़ा मूर्ख आदमी तो था नहीं कि मंदिर को टूट गया छोड़ दें, तो उसने कराया होगा जीर्णोद्धार, बिल्कुल है। और कुमारपाल ने आगे चल के और अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार कराया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप दोनों बातें याद रखेंगे कि कुमारपाल और आपके भीम प्रथम दोनों ने मिल करके, दोनों ने ही अपने अपने समय में सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अच्छा, भीमदेव प्रथम के एक सामंत थे जिनका नाम था बिमल शाह। बिमल शाह ने अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है आबू, तो उसको बोलते हैं माउंट आबू या आबू पर्वत, ठीक है। पूरे के पूरे अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस माउंट आबू पर उसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसी जैन मंदिर को 27वां जैन मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ये मत याद रखिए, ये याद रखिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर किसने बनवाया? तो ध्यान दीजिएगा कि भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था। किसने? बिमल शाह ने। ये सारे देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो राजा हुआ भीम प्रथम के बाद हुआ जय सिंह, और जो सिद्धराज है ना, ये इसकी उपाधि थी जय सिंह सिद्धराज, क्योंकि इसने विजय किया था सिंध को, तो उसको सिंधुराज ना करके सिद्धराज बोलने लगे। रियल में क्या होना चाहिए था? सिंधुराज। तो आप याद करो, जय सिंह, सिंधुराज, सिद्धराज, बात एक ही, क्योंकि इसने विजय किया था सिंध का। 1094 से 1153 ईस्वी तक इसका शासन रहा, ठीक है। इसने परमार वंश के राजा यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया। किसको? यशोवर्मन को। अब मालवा के विजयोपरांत, क्योंकि परमार वंश कहाँ रहता था, पूरा शासन इसका मालवा के पास फैला हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा कि मालवा के विजयोपरांत इसने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की, अवंतीनाथ की, ठीक है। अवंतीनाथ, देखिए अवंतीनाथ बोलने का क्या चक्कर था इसका, उज्जैन का जो पुराना नाम था वो था अवंतिकापुरी, अवंतिकापुरी। उज्जैन बाद में पड़ा, पहले नाम अवंतिकापुरी था, तो उसको उज्जैन न बोल के अवंतिकापुरी बोला जाता था या अवंती। तो ये उज्जैन जो एरिया पड़ता है ये मालवा में पड़ता है, मालवा में। और मैंने आपको बताया था कि परमार वंश ने आगे चलकर मालवा के उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया था, तो उज्जैन मतलब अवंती को अपनी राजधानी बना लिया था। तो उसको विजय उपरांत क्या किया, इसने अपनी उपाधि ही क्या रख लिया, अवंतीनाथ, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया कि इसने सिंध का भी विजय किया। जय सिंह स्पेशली इस धर्म में थोड़ा सा अलग था। दो लोग ऐसे मिलेंगे जो शैव मतानुयायी थे, ठीक है, शैव धर्म को फॉलोअर थे, बाकी सब लोग जैन धर्म के फॉलोअर थे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सोलंकी वंश की बात करूं तो ज़्यादातर लोग जो है जैन धर्म के फॉलोअर रहे हैं, संरक्षण है, बाकी मानते सभी धर्मों को थे। तो ये जो जयसिंह था ये शैव मतानुयायी था, किंतु जैन धर्म को भी इसने संरक्षण दिया था। इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। हेमचंद्र किसके यहाँ रहते थे? इसी जय सिंह सिद्धराज के यहाँ। तो आगे लगभग 2-3 राजाओं तक इनका जो ये हेमचंद्र जी हैं, ध्यान दीजिएगा, जय सिंह का कोई भी पुत्र न होने के कारण उसने अपने मंत्री उदयन के लड़के वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुना, ठीक है। और साथ ही आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कराया। देखिए इसके आने से पहले ही बिमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवा दिया है आबू पर्वत पर। अब इसने क्या किया जय सिंह सिद्धराज ने कि आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया, मंडप,
ठीक है, जहां अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की। कहा जाता है दोस्तों कि ये मूर्तियां जो है इस धरती पर मनुष्य के द्वारा की गई सर्वोत्कृष्ट कला है। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। साथ ही 7 पूर्वजों की गजरोही मूर्तियाँ ये बहुत ही अच्छी हैं, तो इसलिए उसके बारे में टिप्पणी किया गया है। जयसिंह सिद्धराज के बाद जो राजा बनता है वो है कुमारपाल। जबकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उदयन के लड़के वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन फिर भी कुमारपाल को राजा बना। होता क्या है, कुमारपाल एक गणिका का पुत्र है, गणिका का, ठीक है, लेकिन इसकी अच्छाई और इसकी चतुराई, इन सारी चीज़ों को देखकर इसको राजा चुना गया। 1153 से लेकर 1171 तक ये राजा बना रहा। 3 बार इस पे युद्ध हुए, इसके राज्य पर आक्रमण किया गया। एक बार आक्रमण किया अर्णोराज चौहान, ठीक है, ये चौहान वंश का राजा था। दूसरी बार आक्रमण किया विक्रम सिंह परमार, ये परमार वंश का था। तीसरी बार आक्रमण किया बल्लाल, ठीक है, बल्लाल मालवा का राजा था। तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पलट के देख सकते हैं, हमने चीज़ों को मिल जाएगा आपको। तो अर्णोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार और बल्लाल मालवा, ये तीनों लोगों ने पारी पारा एक एक करके आक्रमण किया, लेकिन इन सभी आक्रमण को उसने अकेले ही विफल कर दिया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी चतुराई से, कितने अच्छे ढंग से वो राजपाट को कर रहा है और चीज़ों को मेंटेन किए हुआ है। प्रसिद्ध आचार्य, जैन आचार्य हेमचंद ने उसे जैन धर्म में शिक्षा दिया। इसके पहले भाई उसने जयसिंह सिद्धराज को भी तो शिक्षा दिया था, तो इतने जल्दी चले थोड़े जाएंगे, तो इनको भी शिक्षा दिए। इसके पश्चात इन्होंने उपाधि धारण की, परम अरहत की उपाधि धारण की। संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को इसने लागू किया, ठीक है, कुमारपाल ने। और पशु हत्या, मद्यपान और द्युत क्रीड़ा, इन तीनों चीज़ों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि जो पशु हत्या करने के लिए जो वो थे, क्या बोलते हैं कि अरे जिनको काटते हैं, क्या बोला जाता है, उनको नाम ही नहीं याद आता है भाई, समझ लो क्या बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाते समय चीज़ें स्किप करने लगती है माइंड से, ठीक है, क्योंकि माइंड जो है पूरा इतिहास, जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो पूरा दिमाग ज्योग्राफी में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो पूरे दिमाग में सिर्फ पॉलिटी वाली बात। अब उस समय हमसे कोई हिस्ट्री पूछ देगा, मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा, मैं खुद मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है बिल्कुल से, कि रुको दूसरे दिमाग के दूसरे हिस्से में जाने दो, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो। तो याद रखिएगा, जो पशु हत्या जो लोग करते हैं, मतलब कि जो लोग काटते हैं पशुओं को, उन पे जो है रोक लगा दिया था। इसने 3 साल का एडवांस उन लोगों को सैलरी दिया कि आप लोग बैठिए और अपना नया व्यवसाय शुरू करिए। तो एक तरह से पूरे अच्छे तरीके से इन लोगों पे प्रतिबंध लगाया। और इन तीनों चीज़ों पर कहा जाता है कि कुमारपाल एक गणिका का पुत्र था, किंतु उसके गुणों के कारण उसे इस वंश ने अपने गोद ले लिया था। तो मैंने आपको बताया भी, जयसिंह सूरी ने कुमारपाल चरित्र की रचना की, जहाँ से वही 36 राजाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है, राजपूतों का, तो उसी की बात का मैं कर रहा हूँ। जयसिंह सूरी ने उसको लिखा है कुमारपाल चरित्र, और सबसे बड़ा योगदान है इसको इतिहास को बताने में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और मैं चाहता हूँ कि आप ना कन्फ्यूज हैं। कई किताबों में दिया हुआ है कि पहले मूलराज द्वितीय आया, बाद में अजयपाल आया, और डेट कहा जाता है क्योंकि इनका शासन 1171 में ख़त्म हो गया, तो कहा जाता है 1171 से 72 में ये थे, जबकि 72 से 76 में ये थे। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि मूलराज पहले नहीं था। कुमारपाल के बाद सबसे पहले अजयपाल आया है, ठीक है, क्योंकि अजयपाल की मृत्यु के बाद टेम्परेरी रूप से मूलराज द्वितीय को राजा बनाया जाता है। तो आप अन्य किताबों की बातों को थोड़ा सा नहीं ध्यान में देंगे। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में, वो बेसिकली आप अच्छे से याद कर सकते हो, समझिएगा। तो याद दीजिएगा कि कुमारपाल के बाद अजयपाल राजा बना है, ये मोस्ट राइट आंसर है, इसको ही फॉलो करिएगा। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के शासनकाल में शैव और जैन, इन दोनों धर्मों के बीच एक तरह का गृह युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? एक तरह का गृह युद्ध छिड़ गया। अब दिक्कत ये हुई दोस्तों कि शैव धर्म और जैन धर्म वाले आपस में लड़ने लगे। इसी परिणाम स्वरूप अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। अजयपाल की हत्या भी उसके एक नौकर ने चाकू घोंप कर दी। अजयपाल मर गए। अचानक से जब सीट खाली हुई तो मूलराज द्वितीय को वहाँ राजा बना दिया गया। अजयपाल की मृत्यु के बाद एक टेम्प्रोरी या अस्थायी रूप से इनको राजा चुना गया था। फिर 1 ही साल के बाद इनको राजा के पद से हटाया गया और भीम द्वितीय राजा बना। भीम प्रथम के बारे में पढ़ लिया था कि सबसे शक्तिशाली था भीम प्रथम, अरे वही जिसके समय में सोमनाथ वाली लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो भीम द्वितीय 1178 से 1238 तक राजा रहा। भीम द्वितीय ने इस वंश का अंतिम महान शासक था। इसने चालुक्य सोलंकी वंश की परंपरा एवं प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित किया। अभी हमने पीछे क्या देखा? पीछे देखा कि अजयपाल के समय में गृह युद्ध छिड़ गया,
बताइए, नौकर राजा को मार दे रहा है, तो ये बदनामी ही तो है, क्या उनकी प्रतिष्ठा है? तो पूरी की प्रतिष्ठा जो एकदम समाप्त हो चुकी थी, उस चीज़ को भीमदूती ने फिर से स्थापित किया। लेकिन 1178 में मोहम्मद गौरी ये जो आ गया भारत, इस पे आक्रमण कर दिया गुजरात पर। जब भीम प्रथम था तो गजनवी आक्रमण कर दिया, भीम द्वितीय था तो गौरी आक्रमण कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, 1178 में कर दिया, और मोहम्मद गौरी को इसने परास्त भी किया। ठीक है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। जबकि अगर हम भीम प्रथम की बात करें तो गजनवी को उसने परास्त नहीं कर पाया था, तभी तो उसने सोमनाथ लूट लिया, वरना परास्त ना कर दिया होता। लेकिन गौरी को इसने परास्त कर दिया। इसके बाद 1195 ईस्वी में वही मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, इससे लड़ाई हुई, तो 1195 में इनको तो हरा ही दिया तुरंत। फिर से भीमदूती ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया। लेकिन इसी वर्ष के अंत तक ऐबक ने गुजरात पर फिर से आक्रमण किया और अनिलवाड़ को उससे छीन लिया। ठीक है, उसी साल एक बार ऐबक हारता है, दूसरी बार ऐबक मजबूती से आता है लड़ाई करने और भीमदूती को हरा देता है और अनिलवाड़ यानी जो गुजरात में इनकी राजधानी रहती है उसे छीन लेता है। 1201 यानी 6 साल बाद 1201 में भीमदूती ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया लड़ झगड़ करके, और भीमदूती गुजरात के चालुक्य वंश का अंतिम शासक बना। उसके बाद उसके मंत्री लवण प्रसाद ने यहाँ बघेल वंश की स्थापना की। इनकी मृत्यु के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? बघेल वंश की स्थापना की। सबसे बड़ी विशेषता इस वंश की क्या रही है, चालुक्य या सोलंकी वंश की, कि सोलंकी शासकों ने या चालुक्य शासकों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ये एक व्यवस्था शुरू हुई कि अब महिलाएं भी उच्च पदों पर रहकर कार्य कर सकती हैं। ये व्यवस्था जो है सोलंकी वंश से शुरू होती है और आगे तक चलती रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ एक टॉपिक होता है समाप्त, और आगे इसी तरह से जो भी छोटे मोटे वंश है उसको कवर करने के बाद ही मैं आपको पांड्य, चोल और चेर के बारे में बताऊंगा। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप चीज़ों को पढ़ते चलिए और सारी चीज़ें अपने समय पे ही समाप्त होंगी। अगर मैं एक दिन में 10 वीडियो डाल दूंगा तो भी आप परेशान हो जाओगे, तो साथ में आराम से पढ़ते चलो, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोचिंग में होते हो तो क्या वहाँ जल्दीबाजी करते हो? क्या वहाँ नहीं करते हो तो यहाँ जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी तो भाई अकेले हूँ, मुझे सारे सब्जेक्ट देखने हैं, मुझे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी सब कुछ देखना है, और फिर मैं अलग से अब आपके लिए नोट्स भी तैयार करता हूँ। अब आप आगे देख लो ना, अभी ये वंश पढ़ाया, अभी आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, पेज सादा है, देख लो आप, और कल मैं इसके आगे पढ़ाऊँगा आपको। तो अब मेरे पास है नोट्स, मैं ऑलरेडी बनाया हूँ नोट्स, लेकिन उन नोट्स को डायरेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ आपको, और उसमें और भी मटेरियल जो अच्छे हैं वो पहले उसमें मिक्स करता हूँ, और सारी किताबों को पढ़ करके, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले ना। जो चीज़ें मैंने खुद नहीं पाई वो चीज़ें मैं आपको कलेक्ट करके आपके तक लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा आप समय दोगे तभी तो मैं सारा काम कर पाऊँगा। अब आप बताओ, एक दिन में मैं 10 वीडियो कैसे बना दूंगा? एक दिन में मैं 10 टॉपिक लिख सकता हूँ क्या? आपको तो एक दिन में 10 टॉपिक मिल सकता है, आप 10 टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अकेला इंसान एक दिन में 10 टॉपिक लिख तो नहीं सकता ना। तो मैं बिल्कुल आराम से जब लिखूंगा तो हर एक टॉपिक पे मेरा ध्यान रहेगा, और लिखते समय खाली लिखना बड़ी बात नहीं होती है, उसको किस वे में पढ़ाया जाए कि आपके दिमाग में वो सारी बात बैठ जाए, ये भी अपने आप में एक अलग टेक्निक होती है। अगर सब कुछ बताने से हो जाए तो लोग किताब ही रटा दें लोगों को, क्यों नहीं रट जाता? तो ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखो, और फिर से मैं कहना चाहूँगा जो लोग PDF के लिए परेशान हैं वो लोग थोड़ा वेट करें दोस्तों, और अगर आप नहीं वेट कर सकते तो थोड़ा सा लिखने की आदत डालो मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग नोट्स बनाने की आदत डालो, कुछ तो नया करो जीवन में। मतलब सब कुछ फ्री सब कुछ फ्री ही ले जाओगे? थोड़ा सा कभी कभी खुद भी मेहनत किया करो, उससे आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको मेंस देना हुआ तो वहाँ भी बुलाओगे क्या कि सर आइए लिख दीजिए मेरा मेंस का पेपर? तो आदत तो बनानी पड़ेगी ना भाई, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं मदद कर सकता हूँ, काम तो आपको करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ क्लिक करिएगा। और थोड़ा सा सब्सक्राइबर इसमें बहुत लूज चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लोगों से करवाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।